हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। चलिए तो बच्चों आज देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, ये ऑफलाइन क्लासेज में अभी चैप्टर तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक आपका हुआ है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जहां तक चैप्टर पूरा हुआ है आप लोगों का वहां रखा है। जैसे आप लोगों को हम ऑफलाइन क्लासेज में बता रहे हैं, तो अभी आप लोगों का शायद कोलरॉस का नियम तक हमने बताया है। चलिए सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो आज क्लास लेट रखा, 7 बजे रखा नहीं, क्योंकि क्लासेस के कारण जो है सर मुझे भी थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम्स के कारण ऑनलाइन क्लासेस चलाने में प्रॉब्लम ले मैंने लेट से क्लास रखा। तो चलिए, तो नहीं जुड़े हुए हो लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग देख लेंगे। रिकॉर्ड जो हम आज भी आप लोगों को असाइनमेंट से रिलेटेड सवाल कराएंगे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उससे रिलेटेड सवाल कराएंगे, और शाम को 7 बजे आप लोगों का लाइव टेस्ट होगा। एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा, 45 मिनट का टाइम होगा, और अभी जो पढ़ाएंगे हम उसी के आधार पर आप लोगों का आएंगे। जो बातें आपने पढ़ रखी है उसके आधार पर ही आपको टेस्ट देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए आज आप लोगों को हम इलेक्ट्रो रिवीजन कराने वाले हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने बिलियन चैप्टर तक का कर लिया था। देखिए थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है वैद्युत रसायन। केमिस्ट्री का मतलब बच्चों वैद्युत रसायन। बताने की तो हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को हमने पहले बता रखा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। सवाल जो है इस पर हम पूछेंगे नहीं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिक सा चीज है और आप लोगों को ये पता है, हमने बता रखा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। ऐसे बेसिकली देखिए वैद्युत और रसायन आप लोगों को पता है। वैद्युत का मतलब बच्चों विद्युत धारा, और विद्युत धारा में कौन सा ऊर्जा होगा, विद्युत ऊर्जा। और रासायन का मतलब बच्चों रासायनिक पदार्थ, उसमें कौन सी ऊर्जा होगा, रासायनिक ऊर्जा। यानी विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, इनका परिवर्तन और इनका संबंध इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत रसायन कहेंगे। यानी इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है कि कैसे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट हमने आप लोगों को बताया है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वैद्युत। वैद्युत अपघट्य किसको कहते हैं। तो देखो हमारे यहाँ रसायन शास्त्र बहुत सारे पदार्थ, और सब लोगों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप लोगों को हमने बता भी रखा है वैद्युत अपघट्य होता है क्या, इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। वैद्युत अपघट्य देखो हर एक वो रासायनिक पदार्थ है जिसका आप विद्युत अपघटन करा सकते हैं, मतलब कि जिसको आप विद्युत धारा के द्वारा तोड़ सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन। जैसे देखो अगर हम बात करें NaCl, NaCl कहलाता है, क्यों बच्चों, क्योंकि NaCl को आप विद्युत धारा, तो विद्युत धारा ये क्या होगा, दो आयन टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर बच्चों हम कहें KCl, KCl भी क्या है, एक वैद्युत अपघट्य है, क्योंकि इसको भी विद्युत धारा दोगे तो K प्लस और क्या हो जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा। अगर हम बोले बच्चों H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा बच्चों, तो अगर सल्फ्यूरिक अम्ल कहें तो ये विद्युत धारा अगर इसको दोगे तो ये भी दो भागों में टूट जाएगा, H प्लस में और SO4 2 माइनस में। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी पदार्थ हैं जो खासकर अनादिक की श्रेणी में कहलाने के लायक है, ही कारण है कि उनको विद्युत धारा देने के बाद टूट जाते हैं। तो धन बच्चों वैद्युत अपघट्य कहा है। अच्छा साउंड प्रॉब्लम्स, नेटवर्क इधर हो कुछ, नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा। अच्छा हम देख लेते एक बार अपना नेटवर्क।
चलिए तो देखते हैं बच्चों आगे। तो देखो, वैद्युत अपघट्य किसको कहते हैं बच्चों? तो वैद्युत अपघट्य उसको कहते हैं जो विद्युत धारा के द्वारा क्या हो, अपने आयनों में टूट जाए। जो अपने आयनों में टूट जाएगा उसको वैद्युत अपघट्य कहेंगे बच्चों। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? प्रबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि वैसा वैद्युत अपघट्य जिसका 100% आयनीकरण होता हो, जैसे NaCl। NaCl में क्या होता है बच्चों कि जैसे NaCl को अगर हम विद्युत धारा के द्वारा अपघटित कराते हैं, तो ये विद्युत धारा के द्वारा अपघटित होता है तो अपनी पूरी मात्रा को क्या करता है, विघटन होता है। कितना होता है? 100%। यानी तो जिस वैद्युत विघटन हो जाए विद्युत धारा के द्वारा, उसको क्या कहेंगे? प्रबल वैद्युत अपघट्य। और दुर्बल किसको कहेंगे बच्चों? तो दुर्बल कहेंगे जिसका 100% आयनीकरण नहीं होता हो या 100% अपघटन नहीं होता हो। इसमें भी कुछ वैद्युत अपघट्य आते हैं, और उसमें वैद्युत अपघट्य जो आते हैं, जैसे अगर आप कहें CH3COOH एसिटिक अम्ल, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा CH3COO- एसीटेट आयन। 100% नहीं होगा, मान लो 10 हुआ, तो ये सब प्रतिशत में अगर अपघटन हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? अपघट्य बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? दुर्बल वैद्युत अपघट्य बोलेंगे। ठीक है। तो सबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य में फर्क समझ में आ रहा है। वैद्युत अपघट्य क्या होता है? तो हर एक वो रासायनिक पदार्थ बच्चों जिसका अपघटन विद्युत धारा के द्वारा कराया जा सकता है। और उसमें अगर प्रबल आपसे पूछेगा तो समझिएगा, वहां पर डिफिनेशन करिएगा कि जो 100% वैद्युत अपघट्य विद्युत धारा के द्वारा आयन में अपघटित हो जाता है उसको प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और जो 100% नहीं अपघटित होता है विद्युत धारा के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा फर्क है बच्चों, और इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है। अब प्रबल में आप कह सकते हो जैसे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, ये सबको भी आप कह सकते हो। जितने भी प्रबल अम्ल आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में, या प्रबल क्षार जैसे NaCl प्रबल लवण में आता है, या प्रबल लवण कह सकते हैं। यानी कोई भी चीज लवण, प्रबल लवण क्षार, प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल, ये सारा कुछ प्रबल वैद्युत अपघट्य में आ सकता है। जैसे H2SO4 क्या प्रबल अम्ल है, तो आप इसको हम प्रबल वैद्युत अपघट्य भी कह सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब स्ट्रॉन्ग किसको कहा जाता था अम्ल में? जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन दे, हर वहां पर मिलता है प्रबल वैद्युत अपघट्य के साथ। दुर्बल वैद्युत क्या होता है बच्चों? तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य को बोलते हैं जिसका आयनीकरण या विघटन 100% नहीं होता है। ठीक है। चलिए आगे इसके बढ़ते हैं। और एक होता है वैद्युत अनवघट्य। अनवघट्य किसको बोलते हैं बच्चों? जो विद्युत धारा के द्वारा टूटता ही नहीं है, जिसको विद्युत धारा से अवघटित होने का कोई कारण ही नहीं है। जैसे अगर हम बोले जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, चीनी, ये सारे पदार्थ जो हैं ये क्या आते हैं? वैद्युत अनवघट्य कहलाएंगे। क्या है? वैद्युत अनवघट्य कहलाएगा। तो आपको पता है क्योंकि ये विद्युत धारा के द्वारा अपघटित नहीं होता है, ये विद्युत धारा के द्वारा अपघटित नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वैद्युत अनवघट्य कहते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो, यानी कि आप यूरिया को तोड़ नहीं सकते हो, ग्लूकोज को नहीं आयन में तोड़ सकते हो, शुगर को नहीं तोड़ सकते हो विद्युत धारा के द्वारा, इसलिए सब क्या कहला रहा है? वैद्युत अनवघट्य कहला रहा है। देखो, जो सबसे मेन पार्ट इस चैप्टर का बच्चों, जो माइकल फैराडे ने बताया है, और अभी तक आपने माइकल फैराडे का ही सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। तो हम लोग माइकल फैराडे के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, माइकल फैराडे का नियम पढ़ेंगे, और उससे संबंधित सवाल करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल, जिससे आपका एग्जामिनेशन में भी सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव्स और टेस्ट में भी आज जो
उसका में भी आपको ये काम करेगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर वैद्युत अपघटन। क्या सीखेंगे? वैद्युत अपघटन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैद्युत अपघटन क्या होता है बच्चों? यानी किसी भी वैद्युत अपघट्य को विद्युत धारा के द्वारा उसके आयनों में अपघटित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत अपघटन कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी भी वैद्युत अपघट्य को विद्युत धारा के द्वारा अपघटित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो सवाल है वैद्युत अपघटन कैसे होता है ना? वैद्युत अपघटन कैसे होता है? जैसे अगर हम मान लो पहले कुछ वैद्युत अपघटन करके दिखा देते हैं। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए है ना LCl3 है, तो इसका वैद्युत अपघटन कैसे कराओगे? Al पर कितना चार्ज होगा? 3+, मैंने बता रखा है पहले भी। Cl पे चार्ज क्या होगा? माइनस। 3 क्लोराइड है तो यहाँ 3 से बैलेंस कर देना। एक एल्युमिनियम है तो एक ही एल्युमिनियम रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। ठीक है, ऐसे वैद्युत अपघटन होता है। अगर CuSO4 आपके पास है तो इसका कैसे वैद्युत अपघटन कराओगे? तो विद्युत धारा के द्वारा इसको तोड़ोगे तो Cu पर चार्ज क्या होता है बच्चों? 2+। SO4 पे चार्ज क्या होता है? 2-। Cu भी एक है, सल्फेट भी एक है। देखिए दोनों यहाँ एक एक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए, मेन हमें ये जानना है कि वैद्युत अपघटन कराने के लिए हमें एक सेल की आवश्यकता होती है, और उस सेल का नाम है वैद्युत अपघटनी सेल। क्योंकि वैद्युत अपघटन आप डायरेक्टली नहीं करा सकते किसी चीज, किसी का अगर हम मान लो LCl3 CuSO4 किसी का भी अपघटन कराना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए बच्चों? वैद्युत अपघटनी सेल चाहिए। अब सवाल है वैद्युत अपघटनी सेल आएगा कैसे और क्या होता है, ये इसके बारे में कैसे आप जानकारी लेंगे? तो देखो बच्चों, ये धातु के दो हमने प्लेट रखे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को, इससे बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे। ये हमने एक बीकर रखा, बीकर में धातु के दो प्लेट रखे, दोनों प्लेटों को हमने क्या किया? विद्युत धारा के द्वारा जोड़ रखा। इसमें हमने डाल दिया वो पदार्थ को बच्चों जिसका हमको अपघटन कराना है, जिसका हमें वैद्युत अपघटन कराना है, उस पदार्थ को हमने इसमें क्या किया? भर रह दिया। ये हमारा वैद्युत अपघट्य हो गया बच्चों, ठीक है। ये वैद्युत अपघट्य हो गया। इस प्लेट को कैथोड कहेंगे। ये माइनस प्लेट होता है, इस प्लेट को क्या कहेंगे बच्चों? एनोड कहेंगे। ये प्लस प्लेट होता है, और यहां से हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर रखी है। तो चलो ध्यान देना यहाँ पर बच्चों, क्या होने वाला है। अगर मान लो इसमें आपने वैद्युत अपघट्य रखा है भरकर किसी भी पदार्थ का, जैसे सपोज आपने द्रवित AlCl3 ही रखा है, चलो मान लेते हैं, का वैद्युत अपघटन आप करा रहे हैं, वैद्युत अपघटन करा रहे हैं, पहले क्या करना होगा बच्चों? AlCl3 इसमें जो रहेगा, तो देखो इसके अंदर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? AlCl3। तो ये करता क्या बच्चों कि जैसे से विद्युत धारा जाता है इस सेल के अंदर, तो यानी इस विलयन के अंदर वैद्युत अपघट्य का जो घोल है उसके अंदर जाता है, तो वो टूट जाता है। वो टूटेगा कैसे बच्चों? तो एल्युमिनियम आयन में और क्लोराइड आयन में। तो एल्युमिनियम पर तो 3+ होता है, क्लोराइड पर सिर्फ माइनस होता है, लेकिन 3 क्लोराइड है तो यहाँ 3 से बैलेंस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दें, तो यानी किस में भाग में टूट गया? Al3+ में टूट गया और Cl- में टूट गया। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक नहीं। अब देखो जो धनायन बनता है बच्चों सेल में, वो धनायन कहाँ जाकर जमा होता है? कैथोड पर। और जो ऋणायन बचता है बच्चों, वो कहाँ जाकर जमा होता है? एनोड पर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि धनायन माइनस प्लेट को आकर्षित करता है, ऋणायन किसको करता है? प्लस प्लेट को आकर्षित करता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि एल्युमिनियम आयन कहाँ जाएगा? एनोड पर। और क्लोराइड आयन कहाँ जाएगा? कैथोड पर। सॉरी, एल्युमिनियम आयन जाएगा कैथोड पर, पॉजिटिव है ना, और ये कहाँ जाएगा बच्चों? एनोड पर, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा, यानी एनोड पर जाएगा। अब कैथोड एनोड पर जब ये जाएगा तो यहाँ भी एक अभिक्रिया होगा। ऐसा नहीं कि कैथोड एनोड पर इसकी अभिक्रिया नहीं होगी, कैथोड एनोड पर भी इसकी अभिक्रिया होगी। कैथोड क्या होता है बच्चों? तो एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है कि सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो सेल में याद रखना बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। लेकिन सेल के अंदर दो जो प्लेट रखे गए हैं, एनोड और कैथोड, इनमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो याद रखना है, एनोड ऑक्सीकरण करता है। एनोड क्या करता है बच्चों? ऑक्सीकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। और कैथोड क्या करता है? अवकरण। कैथोड क्या करता है? अवकरण करता है। एनोड क्या करता है? ऑक्सीकरण।
अब कहिएगा ऑक्सीकरण कैसे करता है, तो कहिएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए ऑक्सीकरण होता है, और ये कैथोड इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है इसलिए क्या होता है, अवकरण होता है। और ओवरऑल कहा जाए पूरे सेल पर क्या हो रहा है, तो सेल पर रेडॉक्स हो रहा है। सेल पर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है बच्चों, रेडॉक्स। क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा 10th क्लासों में, जब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, चलो तो देखेंगे कैथोड पर इसका कैसे होता है प्रोसेस। तो एल्युमिनियम आयन जब चला गया कैथोड पर, तो ये देखो धन आयन है, और कैथोड पर जाएगा तो उसको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को पाकर क्या होगा, तो ये उदासीन बनेगा। लेकिन सवाल है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये एल्युमिनियम आयन उदासीन हो नहीं पाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम आयन जो है उस पर चार्ज कितना देख रहे हैं आप, 3+। और 3+ को इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 मोल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको उदासीन करेगा। आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 मोल है, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है। तो आपको क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए 3 मोल लाना होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को 3 दिखाना होगा। ठीक है, अब 3 मोल इलेक्ट्रॉन जब यूज कीजिएगा तो 3 - से 3+ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा सिर्फ एल्यूमिनियम, यानी ये धातु के रूप में एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा। अगर बात करें एनोड पर बच्चों, तो ये कैथोड पर का प्रोसेस हो गया, यानी कैथोड पर क्या मिला, AlCl3 के अपघटित करने के बाद एल्यूमिनियम मिला। क्या मिला, एल्यूमिनियम मिला। एनोड पर क्या मिलने वाला है, एनोड पर देखो कौन जा रहा है, Cl-। तो Cl- की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 भी लिख दिया, वहां 3 मोल है Cl-। एनोड का काम क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, न कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो सवाल है इलेक्ट्रॉन जब ये त्याग करेगा तो कैसे करेगा। तो देखो माइनस जितना रहेगा, ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये इसकी इलेक्ट्रॉन कैच करने की कैपेसिटी थी, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा होगा, इसलिए एक माइनस इस पे बना हुआ है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ले सकता है तो त्याग भी उसी इलेक्ट्रॉन का कर सकता है जो वो ग्रहण कर रखा है। तो Cl- अगर अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, अच्छा बताओ, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, थोड़ी एक इलेक्ट्रॉन तो एक क्लोरीन निकालेगा, तो 3 क्लोरीन है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, आपके हिसाब से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए, वेरी गुड। और यहाँ पर क्या बनना चाहिए, 3Cl। लेकिन सवाल है ना कि क्लोरीन जो होता है एक कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है, और जो गैसीय अवस्था में होता है वो हमेशा जानते हैं डाई एटॉमिक लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है बच्चों, डाई एटॉमिक। तो जैसे ही डाई एटॉमिक से बैलेंस कर देंगे, 6 क्लोरीन होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो देखो यहाँ पर 2-3 ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे। पहला सवाल ऑब्जेक्टिव समझना ना, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव समझ लोगे क्लियर हो जाएगा काम। ऑब्जेक्टिव ये उठेगा बच्चों कि धातु अपघटनी सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये उठेगा कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, क्या बताओगे, ऑक्सीकरण। फिर अगर पूछेगा तीसरा ऑब्जेक्टिव, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो अवकरण। उसके बाद फिर क्या आपसे पूछेगा कि देखिए AlCl3 को वैद्युत अपघटित करने पर या वैद्युत अपघटन कराने पर, या पूछेगा क्वेश्चन कि द्रवित AlCl3 का वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, क्या बताइएगा, एल्यूमिनियम। और अगर आपसे पूछेगा एनोड पर क्या प्राप्त होता है, तो क्या बताइएगा, क्लोरीन। एनोड पर क्या बताइएगा, क्लोरीन गैस। और कैथोड पे क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम मिल रहा है। क्लियर है, चलिए। और इसके बाद अब जो है इस पर जो है फैराडे साहब का जो नियम है उसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि माइकल फैराडे ने क्या बताया, क्योंकि सारी बातें आपको बताने के बाद हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, और वो ऑब्जेक्टिव्स जो होगा उसी के बेस पर क्या लिया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो मैं अब देखो बच्चों यहाँ पर फैराडे का नियम बताता हूँ, तो मैं इसमें कुछ इरेज करूंगा। चलो इस साइड को ही हम इरेज कर देते हैं। चलो इस साइड को इरेज कर दिया हमने, और यहाँ हमने लिखा फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। देखिए फैराडे ने क्या नियम दे रखा है। फैराडे ने वैद्युत अपघटन के लिए 2 इंपॉर्टेंट नियम दिया है, 2 महत्वपूर्ण नियमों का खोज किया है, जिसमें सबसे पहला नियम को देखते हैं बच्चों। पहला नियम में इसने ये बताया है, क्या बताया कि देखिए जब वैद्युत अपघटन की क्रिया आप करा रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम जाकर कैथोड पे जमा हो रहा है, क्लोरीन एनोड पर जमा हो रहा है। तो आखिर ये जब जमा हो रहे होंगे तो इनकी कुछ तो मात्रा हो रही होगी, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, कुछ तो मात्रा में जमा हो रखा होगा। तो जो मात्राएं इनकी जमा हो रही है
यानी कि अगर मान लेते हैं अगर कि m मात्रा जमा हो रहा है तो m ये जो था वो सीधा समानुपाती किसका था बच्चों, तो विद्युत धारा के परिमाण का। किसका समानुपाती था, विद्युत धारा के परिमाण का। तो विद्युत धारा इसमें कितना प्रवाहित हो रहा है, मान लेते हैं कि सी एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना समय तक बच्चों, टी सेकेंड तक। तो m किसका समानुपाती हो जाएगा, c इंटू टी का। किसका समानुपाती हो जाएगा, m इंटू, सॉरी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल c इंटू टी का। तो m इज इक्वल टू जो है यहाँ पर एक नया स्थिरांक लाया है फैराडे ने जिसका नाम है z। यानी m बराबर क्या होगा बच्चों, z से t। z क्या होता है बच्चों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बच्चों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और ये जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है ये जो है बच्चों इसका मान भी निकाल सकते हैं। इसका मान भी आपको, अगर आपसे कोई पूछ दे विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है तो इसको भी आप बता सकते हैं। कैसे, तो अगर हम मान लो यहाँ पर अगर 1 एम्पियर का विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित करें 1 सेकेंड के लिए, तो m जो होगा क्या हो जाएगा, z गुना n इंटू 1 हो जाएगा। यानी m किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, z के इक्वल हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि यदि वैद्युत अपघट्य सेल से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो पदार्थ की मात्रा जो कैथोड और एनोड पर जमा हो रहा है वो किसके बराबर है, या वही क्या कहला रहा है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो ये एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ भी ध्यान से सुनना, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ भी, ऑब्जेक्टिव ये है अगर आपसे पूछता है कि किसी वैद्युत अपघट्य सेल से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो पदार्थ की मात्रा जमा होने वाली किसके बराबर होती है, रहेगा वहां ग्राम तुल्यांक भार, समतुल्य भार, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, या इनमें से क्या होगा बच्चों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर। क्लियर है, चलिए दूसरा नियम क्या कहता था बच्चों, देखो दूसरा नियम में फैराडे ने बोला कि ई वो सेल नहीं रहेगा, ऐसे ही सब बहुत सारा सेल रहेगा। ऐसा ऐसा कितना सेल रहेगा, बहुत सारा जब सेल रहेगा तो आप उसका जो है कैसे आप पदार्थ की मात्रा को निकालोगे, ठीक है। तो चलो देखो फैराडे का दूसरा जो नियम था उसको हम यहाँ पर क्लियर करते हैं, ठीक है। फैराडे का जो दूसरा नियम था वो कहता यह था कि देखो जब बहुत सारा सेल आप इस्तेमाल करोगे आपस में श्रेणी क्रम में जोड़कर, जब बहुत सारा सेल को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़कर अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो जैसे मान लीजिए पहला सेल में पदार्थ M1 जमा हो रहा है तो किसका समानुपाती है, E1 का। यानी कि पहले सेल में अगर M1 कोई पदार्थ जमा हो रहा है तो E1 का समानुपाती है। E1 क्या होता है बच्चों, तो ये होता है ग्राम तुल्यांक भार, या इसको समतुल्य भार भी कहते हैं, ग्राम समतुल्य भार भी कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में दे देता है। तो ग्राम समतुल्य भार या ग्राम तुल्यांक भार यानी जो पदार्थ की मात्राएं जमा हो रही है अपने ही ग्राम तुल्यांक भार का सीधा समानुपाती है। तो एक सेल के अंदर ये है तो दूसरा सेल के अंदर भी वो होगा, क्योंकि अगर दूसरा सेल में अगर M2 जमा रहा है तो किसका समानुपाती हो जाएगा, वो E2 का हो जाएगा। तो इस हिसाब से M1 क्या हो जाएगा बच्चों, K इंटू E1 हो जाएगा, M2 क्या हो जाएगा, K इंटू E2 हो जाएगा। और अगर इसको आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको अगर इक्वेशन आप सेकंड मान लें तो यहां से हम लिख सकते हैं कि नाउ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड क्या होगा बच्चों, M1 को डिवाइड किससे करेंगे, M2 से, K इंटू A1 को डिवाइड किससे करेंगे, K इंटू E2 से, K से K कैंसिल क्योंकि कांस्टेंट था, और बच गया यहाँ से फॉर्मूला आ गया बच्चों M1 बाई M2 इज इक्वल टू E1 बाई E2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चाहे तो बगल वाला फैराडे का नियम यूज कर सकते हो, यहाँ अगर चाहें तो बगल वाला फैराडे का नियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ लिखें कि फैराडे के पहला नियम से, फैराडे का पहला नियम से क्या होता है बच्चों, फैराडे का पहला नियम से, तो पहला नियम में आपने देखा है कि mz के इक्वल है जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जा रही थी। तो M1 किसके इक्वल हो जाएगा, Z1 के। तो M1 बराबर का लिख सकते हैं Z1 CT, और M2 बराबर का लिख सकते हैं Z2 CT। और इन दोनों का मान आप समीकरण इसमें रख दो, इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं, इसमें रख दीजिए। तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा बच्चों कि M1 की जगह पर हम रख देंगे Z1 CT और M2 की जगह रख देंगे Z2 CT, और यहां से क्या हो जाएगा E1 बाई E2। तो देखो बच्चों CT से CT कैंसिल हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, Z1/Z2 बराबर E1 बटा E2, है ना। यानी कि ये भी एक नया कर सकते हैं कि क्या आ जाएगा बच्चों, पदार्थ आ जाएगा, यानी एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। और फॉर्मूला में आप देख रहे हैं Z1/Z2 बराबर क्या है, E1 अपॉन क्या है, E2 है ना बच्चों। अब देखो यहां से हम ये भी कर सकते हैं कि Z1/Z2 बराबर E1/E2 है, तो Z किसका समानुपाती हो सकता है, E का। यानी एक सवाल ये भी आएगा। देखो दो ऑब्जेक्टिव और उठेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव उठेगा समझना। पदार्थ की मात्रा जो होती है अपने ग्राम तुल्यांक भार का सीधा समानुपाती होता है, ठीक। और दूसरा है कि पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसको कहते हैं ना विद्युत रासायनिक तुल्यांक, वो भी क्या होता है, पदार्थ के ग्राम समतुल्य भार का सीधा समानुपाती होता है, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों नियम है, दोनों नियम क्लियर है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो फैराडे का प्रयोग हमने बता रखा है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, और आप लोगों को याद भी होगा, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं और फिर इसके आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बच्चों आप लोगों को पता है, एक फैराडे कितना होता है बच्चों, एक फैराडे कितना होता है। बहुत लोग बोल रहे हैं 96,500 कूलम, बोल रहे हैं ना। सबको पिटाई की आवश्यकता है, सबको पिटाई की आवश्यकता ऑफलाइन क्लासेस में। क्या होता है 96,500 कूलम, लगभग, क्या होगा, लगभग 96,500 कूलम क्या होता है, लगभग होता है ना। ये जो है क्या होता है, 96,500 कूलम लगभग होता है, ठीक है। चलिए तो एक फैराडे 96,500 कूलम लगभग होता है, ये तो आप लोगों ने देख रखा है। चलिए एक वैल्यू और होता है, एक फैराडे जो होता है बच्चों, उसका जो आवेश होता है, एक फैराडे का जो आवेश होता है किसके बराबर होता है, पता है किसके आवेश के बराबर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसके बराबर होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर। और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतना सारा इलेक्ट्रॉन के आवेश जो होगा वो एक फैराडे के आवेश के बराबर। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि अगर एक फैराडे का आवेश, अगर आप वैद्युत अपघट्य के प्रवाहित करते हैं, किससे प्रवाहित करते हैं, किसी भी वैद्युत अपघट्य से, तो किसी वैद्युत अपघट्य से अगर एक फैराडे का आवेश प्रवाहित कीजिएगा, तो पता है उसमें से पदार्थ कितना मुक्त होगा। पदार्थ जो भी मुक्त होगा, जैसे अगर मान लीजिए हम कहें, आगे हम देखते हैं, जो भी पदार्थ मुक्त होगा वो अपना ग्राम समतुल्य भार का सीधा समानुपाती है। एक सवाल भी आता है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है, ऑब्जेक्टिव ध्यान से सुनिएगा। फैराडे का नियम किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ग्राम समतुल्य भार से। सब में ग्राम समतुल्य भार ही यूज होता है। और यहां पर जो कह रहा है बच्चों कि एक फैराडे आवेश वैद्युत अपघट्य से अगर प्रवाहित करते हैं तो क्या मिलता है, पदार्थ का ग्राम समतुल्य भार। इसमें देखो ऑब्जेक्टिव कैसे उठे, अगर हम बोले बच्चों कि CuSO4 का विलयन है, क्या है, CuSO4 का विलयन से एक फैराडे का आवेश प्रवाहित करने पर कितना ग्राम CO मुक्त होगा। देखिए सवाल क्या कर रहा है, CuSO4 के विलयन से एक फैराडे का आवेश प्रवाहित करने पर कितना ग्राम कॉपर मुक्त होगा। तो देखो ध्यान से, एक फैराडे देना है ना, एक फैराडे देना है और पूछ रहा है कितना कॉपर मुक्त होगा। तो जिसका मात्रा पूछ रहा है ना, याद रखना, उसका मात्रा जो एक फैराडे से मुक्त होता है बच्चों, वो किसके बराबर होता है, तो ग्राम तुल्यांक भार के बराबर। इसी को ग्राम समतुल्य भार भी कहते हैं, इसी को तुल्यांक को क्या कहते हैं, समतुल्य भार भी कहते हैं। तो यानी कॉपर का जो मात्रा होगा जमा होने वाला एक फैराडे से, यानी मुक्त होने वाला, किसके बराबर होगा, कॉपर के ग्राम तुल्यांक भार के बराबर होगा। और ग्राम तुल्यांक भार कैसे निकालते हैं बच्चों, परमाणु द्रव्यमान बटा संयोजकता बटा क्या हो जाएगा,
संयोजकता, तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान 63.5 होता है, संयोजकता 2 होती है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 31.75 कॉपर निकल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना किसी भी विलयन से 1 फैराडे का आवेश देने पर कितना प्रवाह होगा, तो पदार्थ का ग्राम तुल्यांक भार प्रवाहित होता है या मुक्त होता है। चलो इसको इरेज करते हैं बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा चालकत्व, प्रतिरोध और विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकत्व पर जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इस पर भी सवाल रहेंगे। तो देखिए आज आप लोगों का जहां तक सवाल रहेगा वहां तक का टॉपिक बताएंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या जानेंगे इसमें बच्चों, अब हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व, प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकत्व, तुल्यांकी चालकत्व एवं सेल स्थिरांक, यानी इतना कुछ अभी हम लोग इसमें देखेंगे। क्या क्या है बच्चों, तो वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व देखेंगे, यानी कंडक्टेंस सी भी दिखा सकते हैं या इसको जी से भी दिखा सकते हैं। प्रतिरोध इसको आर से दिखाते हैं बच्चों, पता है ना। विशिष्ट चालकत्व इसको के से दिखाते हैं। मोलर चालकत्व इसको लेमडा एम से दिखाते हैं। तुल्यांकीय चालकत्व लेमडा इक्यू से दिखाते हैं। और सेल स्थिरांक एक्स से दिखाते हैं, पता है। अब इसका मात्रा आपको पूछा जाएगा कि ये क्या होता है, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो बच्चों, वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व, प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकत्व, तुल्यांकीय चालकत्व और सेल स्थिरांक, ये सारा कुछ एक ही बार में हम क्लियर करेंगे और ध्यान से समझिएगा। देखिए एक पहले हम सेल बना लेते हैं। ये है हमारा 2 इलेक्ट्रोड, हमने मोटा पतला बना कर रखा है, आप एक जैसा भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। वो हमने मार्कर से ऐसे बना दिया, ठीक है। चलो जब विद्युत धारा हम देंगे बच्चों इस विलयन में, तो सोचो क्या होगा। इस विलयन में करंट जाएगा, जाएगा ना, कितना जाएगा, जाएगा। जब हम विलयन के अंदर दो धातु का रख के विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विलयन के अंदर क्या जाएगा, विद्युत धारा जाएगा। अब सवाल है विद्युत धारा जाने के लिए विद्युत धारा को प्रवाहित होना जरूरी है। अगर हम एक तार लेते हैं, तार में करंट जोड़ देते हैं और तार से करंट यहाँ से वहां तक ना पहुंचे, तो हम जो भी चीज जोड़े रहेंगे जैसे बल्ब या फैन या जो भी कुछ हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाना है, वो चलेगा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आपने जब तक उसका कनेक्शन सही नहीं बना रखा होगा तब तक वो सही से काम नहीं करेगा। और कनेक्शन के साथ साथ क्या होगा जरूरी, कि उसमें विद्युत का प्रवाह होना जरूरी है। तो देखो बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी धातु से या किसी ठोस से इलेक्ट्रॉन के कारण जो होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। लेकिन सवाल है कि विलयन के अंदर विद्युत का प्रवाह कैसे होता है। तो विलयन के अंदर जो विद्युत का प्रवाह होता है वो क्या होता है, आयन का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है, आयन का। आयन में या तो प्लस या तो माइनस, यानी किसी भी विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह आयन के द्वारा होता है, लेकिन ठोस से या धातु से किसी भी विद्युत का प्रवाह किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज से प्रवाहित होगा, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ अगर, है ना, या आयन किसी भी विलयन से प्रवाहित होगा, तो वहां पर क्या होगा, उसका एक चालकत्व का मान आएगा, एक कंडक्टेंस होगा। चालकत्व क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह और आयनों के प्रवाह के कारण जो उत्पन्न आवेश है वही एक प्रकार का क्या है, चालकत्व है।
तो चालकत्व जो उत्पन्न होता है बच्चों इसके अंदर बिलियन के अंदर हमको पढ़ना है, वो क्या होता है, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। यानी C बराबर भी 1/r होता है और G बराबर भी क्या होता है 1/r। C का मतलब भी चालकत्व और G का मतलब भी चालकत्व से। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब सवाल है कि R क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। तो देखो R दो बातों पर निर्भर करता है। पहला बात समझिएगा, किसी विलयन का प्रतिरोध जो होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी का सीधा समानुपाती होता है, यानी L का सीधा समानुपाती होता है। और जो विलयन का क्षेत्रफल है, यानी इस अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है उसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस हिसाब से R का एक सूत्र बनता है, R सीधा समानुपाती L बटा A का हो जाता है, और R बराबर बनता है रो इंटू L बटा A। इसको पढ़ते हैं रो। और रो जो होता है बच्चों ये प्रतिरोधकता होता है, या इसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधकता या क्या बोलते हैं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब आइए विशिष्ट प्रतिरोध को अगर परिभाषित करना होगा तो कैसे करेंगे बच्चों। तो देखो लिखेंगे क्या कि जब L 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अगर दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर अगर स्क्वायर हो, तो यहाँ पर R जो होगा क्या हो जाएगा बच्चों, रो इंटू 1/1, यानी R किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1, पर प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता कहलाता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर है बच्चों, अब आइए। अब देखो यहाँ विशिष्ट चालकत्व निकालना होगा। क्या निकालना होगा, विशिष्ट चालकत्व, यानी के निकालना होगा। तो देखो बच्चों के जो होता है ये विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। यानी विशिष्ट चालकत्व विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। यानी के बराबर का होता है 1/रो। अब सवाल है 1/रो होता है बच्चों के बराबर। अब रो क्या वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो, तो आर बराबर रो इंटू एल बटा ए है। तो इस सूत्र से देखो तो हम लिख सकते हैं रो बराबर आर ए बटा एल, और यहाँ पर अगर हम रख दें आर ए बटा एल, तो एल कहाँ जाएगा ऊपर, तो के बराबर का हो जाएगा एल बटा आर ए हो जाएगा बच्चों। चलो, अब यहाँ पर कभी कभी इकाई पूछ देगा, आपसे पूछेगा विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होगा। तो देखो इकाई कैसे लिखेंगे, लेंथ का सेंटीमीटर लिखना, मीटर मत लिख लेना। आर का ओम लिखना, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना। एगो से वो कट जाएगा तो 1/ओम सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो जाएगा, पर ओम पर सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो, अब इसके बाद आते हैं मोलर चालकत्व, तुल्यांकी चालकत्व। देखो मोलर चालकत्व और तुल्यांकी चालकत्व में दोनों में बहुत समानता है। लेमडा एम निकालना है तो देखो कहता क्या है कि ये चालकत्व किसका चालकत्व होता है, तो किसी विलयन के मोलर सांद्रण का। किसका होता है, मोलर सांद्रण का। और वो भी कितना, उसका वैल्यू होना चाहिए 1 मोल का। यानी किसी विलयन के 1 मोल का जो चालकत्व होता है, विशिष्ट चालकत्व होता है, उसको कहते हैं मोलर चालकत्व। यानी लेमडा एम बराबर के बटा क्या होता है, सी। लेकिन मोलरता जो होता है बच्चों वो होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। तो लेमडा एम का मान जो होता है, लीटर जो होता है नीचे से ऊपर जब जाएगा तो के गुना 1000 इस सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा, और नीचे कुछ रह जाएगा सी, सिर्फ मोल में रह जाएगा। यानी वो सिर्फ 1 मोल को बता रहा होगा, लीटर उसका कहाँ चल जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इसका अगर इकाई देखिएगा तो इसका जो इकाई होता है बच्चों, के का यूनिट होता है कुछ पता है, पर ओम पर सेंटीमीटर। ये तो खुद सेंटीमीटर क्यूब है, और नीचे कुछ हो जाएगा मोल। तो अब देखो ई जब ऊपरे जाएगा तो पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा -1/3, और मोल भी जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी तरीके का देखो तुल्यांकी चालकत्व भी होता है। तुल्यांकी चालकत्व में क्या होता है, लेमडा इक्यू होता है। क्या होता है बच्चों, लेमडा इक्यू। तो लेमडा इक्यू कैसे निकलता है, तो देखो के बटा सी होता है, लेकिन यहाँ सी जो होता है ये नॉर्मलता होता है। क्या होता है, नॉर्मलता। तो लेमडा इक्यू बराबर का हो जाएगा के गुना 1000 बटा सी। अब ई तो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक की संख्या। और ई कुछ चला गया लीटर, क्या है कि इसलिए क्योंकि नॉर्मलता जो होता है
वो होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर। तो लीटर इसका भी ऊपर चल गया तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बन गया, और नीचे क्या रह गया, ग्राम तुल्यांक रह गया। अगर इसकी इकाई देखेंगे बच्चों तो इसका इकाई क्या हो जाएगा, इसका इकाई हो जाएगा आपका के का इकाई कुछ होता है पर ओम पर सेंटीमीटर, और 1000 का तो सेंटीमीटर क्यूब है, और बटा क्या है, सी है ग्राम इक्विवेलेंट। तो ई वाला ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, इसको इरेज करता हूं, आगे देखिएगा। इसके बाद जो है बच्चों सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेल स्थिरांक एक्स, देखो जो सेल स्थिरांक होता है बच्चों, दो इलेक्ट्रोड जो थे ना सेल में, उसकी बीच की दूरी और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो x का जो वैल्यू है L बटा ए है, अगर इकाई देखोगे बच्चों x का तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर स्क्वायर, एक से ऊपर जाएगा 1/सेंटीमीटर, यानी सेल स्थिरांक का इकाई क्या होगा बच्चों, सेंटीमीटर इनवर्स, क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको, एक्स नोट पॉइंट में बता रहे हैं, ये संबंध बता रहा है किसके किसके बीच में, एक्स के तथा आर के बीच में संबंध। आर के बीच में संबंध क्या है, देखिएगा क्या संबंध है। जैसे के बराबर का होता है बताओ, एल बटा आर ए, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/r गुना एल बटा ए लिख सकते हैं बच्चों। तो के बराबर का हो जाएगा बताओ, एल बटा ए तो 100 हो जाता है, और ई तो 1/r हो जाएगा, यानी कि x बटा क्या हो जाएगा r, क्योंकि इसके बराबर की ई किसके बराबर होता है, x के बराबर। अभी देखिए अरे लिखल, तो यानी कि k बराबर x बटा क्या हो जाता है, r हो जाता है। तो अगर यहाँ से अगर मान लीजिए x निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, k गुना r। और r जो होता है पता है ना आपको, c बराबर कुछ होता है 1/r, तो r बराबर भी क्या हो सकता है, 1/c हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। तो अगर हम लिखें x बराबर k गुना 1/c, तो x बराबर एक और फॉर्मूला बन सकता है k बटा c बन सकता है, यानी कि विशिष्ट चालकत्व बटा चालकत्व भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है पहले, x बराबर k बटा c भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर क्लियर कर लीजिए। अब आप लोगों को टॉपिक नहीं कुछ क्वेश्चंस बताएंगे और फिर उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा किस टाइप का रहने वाला है। चलिए, तो जैसे देखिए एक क्वेश्चन है बच्चों, न्यूमेरिकल में किस तरह का रहने वाला, देखिए AlCl3 के AlCl3 से 1 मोल एल्यूमिनियम निकालना है। तो पूछ रहा है कितना फैराडे आवेश चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो पहले तो AlCl3 को तोड़ दीजिएगा, किसमें टूट जाएगा, Al3+3Cl-, एल्यूमिनियम निकालना है ना, एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितना फैराडे आवेश चाहिए। तो Al3+ को कितना इलेक्ट्रॉन दोगे कि एल में चेंज हो जाएगा बताओ, वो भी एक ठो एल्यूमिनियम में, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन, कितना दोगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कितना फैराडे हो जाएगा, 3 फैराडे। चलिए बच्चों इसके बाद देखते हैं। हाँ एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको अपघटन में 2 तरह का सवाल देगा, जैसे अगर मान लीजिए देता है ना कि द्रवित NaCl के अपघटन से कैथोड और एनोड पर क्या मुक्त होगा, कैथोड और एनोड पर क्या मुक्त होगा,
तो क्या मुक्त होगा बच्चों, देखो तो NaCl को तोड़ोगे तो बनेगा Na प्लस Cl माइनस, और द्रवित NaCl है, मतलब NaCl में पानी नहीं है, NaCl ही पिघला हुआ रूप में है। तो ए प्लस वाला कहाँ जाता है, कैथोड पे, और माइनस वाला कहाँ जाता है, एनोड पर। तो कैथोड पे सोडियम और एनोड पर क्या मुक्त होगा, क्लोरीन। ठीक है। लेकिन अगर सवाल ऐसा रहेगा कि जलीय NaF में NaF के अपघटन से सेम कैथोड और एनोड पर क्या मुक्त होगा, क्या मुक्त होगा। तो देखो जलीय जब आ जाएगा वर्ड बच्चों, तो याद रखिएगा जल भी टूटता है वैद्युत अपघटन, जल भी टूटता है, ये तो टूटेगा लेकिन जल भी टूटेगा, और जल इससे पहले टूटेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसमें बहुत 90% लोग कंफ्यूज होकर गलत है कि सोडियम और फ्लोरीन मुक्त होगा, सोडियम कैथोड पे चल जाएगा, फ्लोरीन एनोड पर चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, जल टूट जाता है, और जल जब टूटता है तो H प्लस OH माइनस में टूटता है, और फिर ये जो है ना, खासकर जब विद्युत धारा में अपघटन होता है तो ऐसे टूटता है बच्चों, हाइड्रोजन आयन और ऑक्साइड आयन में टूटता है। जब जलीय विलयन का बाधित अपघटन होता है, जैसे देखो सिर्फ जल अगर देखा जाए तो आयन बनाता है H प्लस OH माइनस, लेकिन अगर जलीय विलयन है किसी पदार्थ का बाधित अपघट्य का, और वो अगर अपघटित होता है जल, तो H प्लस और O2 माइनस में ही जाएगा, तो कुछ बन जाएगा, हाइड्रोजन जाके बन जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, कहाँ, कैथोड पर, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके एनोड पर क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा H2, और क्या बनेगा, O2 बनेगा। कैथोड पर H2 बनेगा और एनोड पर O2 बनेगा। तो कहिएगा सोडियम फ्लोराइड, सर सोडियम फ्लोरीन कहाँ जाएगा, तो ये बाद में जाएगा, लेकिन पहला अपघटन किसका होगा, जल का होगा। ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलीय और द्रवित में ये बहुत बड़ा फर्क है, द्रवित का मतलब यही पदार्थ द्रवित अवस्था में, लेकिन जलीय में ये पदार्थ को जल में डाला गया है, और पहला अपघटन जल दे देता है, जलीय विलयन में पहला अपघटन क्या दे देता है, जल दे देता है। चलिए बाकी तो आप लोग को बता ही, एक फैराडे से क्या मिलेगा, है ना। चलिए तापमान बढ़ाते हैं तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना कि धातु का चालकता घट जाता है, क्या है पता है, धातु का चालकता क्यों घटता है पता है, तापमान बढ़ाने से, क्योंकि धातु जो होता है जितना ज्यादा गर्म हो जाएगा प्रतिरोध उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ये आप लोग को पता होगा, फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, धातु जितना ज्यादा गर्म होगा उसका प्रतिरोध उतना ही बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, चलो ठीक है। इसको इरेज कर दें। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या मिलेगा बच्चों, 1 ग्राम समतुल्य भार मिलेगा, ये तो ठीक है। चालकता, विशिष्ट चालकता, ये सब का इकाई आप लोग को पता ही है, ठीक है। ठीक है, फैराडे का नियम इसको सब पता ही है, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, ये सारे कुछ तो आप लोगों को पता ही है, इसमें कोई विशेष चीज है नहीं, ठीक ना। तो आप लोग को क्वेश्चंस बन भी जाएगा। दो चीज और ध्यान दे दीजिएगा, पहला तो ये ध्यान दे दीजिएगा कि जैसे देखिए जो विशिष्ट चालकत्व होता है, जो विशिष्ट चालकत्व होता है बच्चों, तो क्या होता है विशिष्ट चालकत्व, तो विशिष्ट चालकत्व में आपको बताया था कि देखो चालकत्व जो होता है आयन की संख्या का सीधा समानुपाती होता है, किसका समानुपाती होता है बच्चों, आयन की संख्या का। लेकिन मोलर और जो तुल्यांकी चालकत्व है किसका समानुपाती होता है बच्चों, वो होता है किसका, याद है ना, वो किसका होता है, समानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/100। तो अगर आपसे पूछेगा कि किसी विलयन का
किसी भी पता है ना, अणु जब विलयन को करेंगे तो आयन क्या होगा, घटेगा। तो जब विलयन सांद्र होगा तो आयन क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो यानी कि विलयन तनु होगा तो चालकत्व तो घटेगा, क्योंकि आयन का संख्या किस, आयन का संख्या होने पर घटता है और सांद्र होने पे बढ़ता है। ये चीज याद रखिएगा कि तनु करने पर विलयन को चालकत्व तो घट जाता है, लेकिन मोलर चालकत्व और तनु की चालकत्व बढ़ जाता है। विलयन तनु होगा मतलब कि सांद्रण क्या होगा, तनु का मतलब कि सांद्रण कम होता है। तो सांद्रण जब कम होगा तो इसका मान जितना कम होगा, सांद्रण का मान जितना कम होगा इसका मान उतना क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों की संख्या भी निर्भर करता है, होता है सांद्रण कम होता है और उसमें आयन भी घटता है। तो आयन घटेगा तो चालकत्व घट जाएगा। अगर मोलर और तुल्यांक की चालकत्व की बात करें तो सांद्रण का क्रम होता है, तो सांद्रण कम होगा तो मोलर और तुल्यांक की चालकत्व क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। मोलर और तुल्यांक की चालकत्व दोनों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये जो इम्पोर्टेंट बात है इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और एक क्लोरॉस का एटम का छोटा सा उसको देख लेते हैं कि देखो अगर बिलियन बहुत ज्यादा तनु होता है, बिलियन होता है बहुत ज्यादा जब तनु होता है तो उसका तुल्यकालिक चालकत्व और मोलर चालकत्व दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और उसको लेमडा नॉट एम और लेमडा नॉट, जिसका आपने अनंत तनु विलयन बनाया है, जिसका तनु विलयन बनाया है जिस धातु तब घट्टे का ए बी है, बी को तोड़ेंगे तो ए प्लस और किसमें टूटेगा, बी माइनस में। अगर आपको निकालना है मान लीजिए मोलर चालकत्व अनंत तनु का विलयन, तो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, तो लेमडा नॉट ए प्लस और लेमडा, उसका मोलर चालकत्व निकल जाएगा। और अगर भी उस घट के अनंत तनुता वाले विलयन का निकालना चाहते हैं तो सेम वही हो जाएगा, लेमडा नॉट ए प्लस और लेमडा नॉट बी, ठीक है। तो आप लोग को तो क्वेश्चन भी कराया है, क्वेश्चन भी कराया गया है ना। तो कोलरॉस का नियम यही है, किसी भी विलयन का अनंत अनुता वाले विलयन का टोटल जो मोलर चालकत्व होता है, टोटल क्या होता है, जो मोलर चालकत्व होता है विलयन का, या टोटल जो तुल्यांकी चालकत्व होता है, वो अपने धन आयन और ऋण आयन के आयनिक चालकत्व, आयनिक चालकत्व चाहे धन आयन का हो या ऋण आयन का हो, दोनों के योगफल के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट लॉ है और इसको भी याद रखना है। और बड़ा सिंपल सा बात है इसमें, जैसे अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन कि सोडियम आयन के लिए चालकत्व दिया हुआ है, मान लीजिए 50.1, Cl माइनस के लिए दिया हुआ है 76.3। अगर आपसे पूछा कि लेमडा एम NaCl क्या होगा, या मान लीजिए लेमडा EQ, तो लेमडा एम NaCl बराबर क्या लिख सकते हो बच्चों, तो इसमें तो कुछ ही हो जाएगा, Na प्लस और Cl लेमडा नॉट Na प्लस प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस, तो कितना हो जाएगा, Na प्लस का कितना हो जाएगा 50.1 और Cl माइनस कितना हो जाएगा 76.3, जोड़ दो कितना हो जाएगा 126 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों। और यूनिट में वही क्या चलेगा, पर ओम। अगर मान लीजिए मोलर चालकत्व तो पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और अगर ग्राम तुल्यांक की, अगर आपका तुल्यांकी चालकत्व होगा तो मोल की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मोल की जगह, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ये चीज है बच्चों, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया है, क्लियर है। चलो तो बच्चों यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना और आप लोग अच्छे से, क्वेश्चन आसान आसान है। आयनिक यौगिक कौन होगा बच्चों, NaCl, ये सब आयनिक यौगिक है, धातु अधातु से मिलकर बना यौगिक होता है। और उसी के चालकत्व को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक चालकत्व कहते हैं, ठीक है।
तो ये सारे जो सवाल है इससे रिलेटेड हमने आपको आज बता दिया है। इसके बाद फिर हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, यानी नेक्स्ट संडे को। तो कोलरॉज के नियम तक हमने पढ़ा दिया है। आप लोगों को हमने जो क्वेश्चंस बताए हैं उस क्वेश्चंस को याद रखिएगा। फैराडे का पहला नियम, दूसरा नियम क्या होता है, फैराडे क्या होता है बच्चों, तो एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 ग्राम तुल्यांक भार प्राप्त होता है। फैराडे का होता है जलीय घोल वाला अपघटन में याद रखिएगा, कैथोड एनोड पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन देगा। द्रवित खाली लिखा हुआ होगा कि द्रवित NaCl से क्या होगा, तो सोडियम क्लोरीन मिलेगा कैथोड एनोड पे, लेकिन अगर जलीय NaCl करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा। चालकता का इकाई पता ही है, फैराडे का मान पता ही है आप लोगों को बच्चों। चाल को तो पता ही है, विशिष्ट चाल का तो घटता है, सेल स्थिरांक इकाई वगैरह देख लीजिएगा। 1 मोल एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम चैन के लिए भी बताएं कितना मिलेगा आपको। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लीजिएगा सारा। ठीक है, और आप लोगों से सवाल बन जाएगा जो टेस्ट में जो दिया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े, सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, बस बशर्ते आपको करना क्या है, उसको सही से पढ़ना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। जो क्वेश्चंस देख रहे हैं तो टेस्ट में दिए, हम आपको बताएंगे नहीं अभी कि कौन सा क्वेश्चन दिया है। हाँ, ये भी याद रखना बच्चों कि जो है सो पदार्थ का जो 1 ग्राम तुल्यांक प्राप्त होता है, ग्राम तुल्यांक भार, वो किससे प्राप्त होता है, एक फैराडे से प्राप्त होता है। ये सारे चीजें ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कि अपने विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर मात्रा जमा करने के लिए कितना विद्युत धारा 0.25 सेकेंड तक प्रवाहित करना होगा। मतलब कि बच्चों एक सवाल ये है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए टेस्ट में हो सकता है आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है टीचमेंट का ये। देखिए क्या कह रहा है कि एक पदार्थ है जिसको अपने विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर मात्रा जमा करना है, यानी एम बराबर जेड करना है। एम को किसके बराबर करना है, जेड के बराबर करना है। तो कह रहा है कि अगर एम को जेड के है तो उसमें टाइम सिर्फ दिया हुआ है 0.25। तो पूछ रहा है कि सी कितना रखिएगा, तो एम बराबर का होता है जेड सी टी बच्चों। तो एम को ध्यान रहे जेड के बराबर करना है, मतलब सी और टी का गुणनफल कितना करना है, 1 करना है, जिसमें टी कितना है 0.25 सेकेंड। तो सी कितना एम्पियर होगा, यहाँ कितना एम्पियर रख दें कि ये दोनों एक हो जाए, तो 4 4 रख दिया तो कितना मान हो जाएगा, ये दोनों एक हो जाएगा। तो एम किसके बराबर हो जाएगा, जेड के, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना, 4 एम्पियर। ऐसे ऐसे सवाल भी घुमा फिरा के सवाल है, बहुत अच्छा है। कह सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करना है तो कितना विद्युत धारा चाहिए। तो 108 ग्राम सिल्वर निकालना है AgNO3 के विलयन से। तो AgNO3 के विलयन से अगर 108 ग्राम सिल्वर निकालना है तो कितना पूछ रहा है कि विद्युत धारा कितना फैराडे चाहिए। तो पहले तो सिल्वर का देखो तो ग्राम तुल्यांक भार कितना होता है, सिल्वर का ग्राम तुल्यांक भार कितना होता है 108/1, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान लगभग 108 107.8 होता है, संयोजकता 1, तो ग्राम तुल्यांक भार 108 है फैराडे से। एक बस दे दीजिए, ऐसे भी आप ऑब्जेक्टिव पकड़ सकते हैं। जो मात्रा दिया गया है ना उसको आप चेक कीजिए कि वो ग्राम तुल्यांक भार बराबर है या उससे कितना ज्यादा कम बेसी है, जो भी है, और उसको 96,500 कूलम से रिलेट करके बना दो। ये सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग शाम को 7 बजे टेस्ट देंगे। 45 मिनट टाइम होगा बच्चों, और ध्यान से सबमिट किया कीजिए। ठीक है, 45 मिनट में। और नंबर हर एक क्वेश्चन का मार्क करूंगा बच्चों। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आपको आगे बताएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्लास और चलेगा अगले संडे को, और उस समय भी टेस्ट होगा जो बचे हुए भाग आगे के लिए। ठीक है बच्चों, मैं क्लास को ऑफ करता हूँ। ठीक है।